अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है आज की कहानी। कहानी में आगे बढ़ने से पहले मेरी नए आने वाले दोस्तों से अपील है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। भांत भांत के जानवर मौजूद थे, हर एक अलहदा अलहदा खसूसियात का हामिल, लेकिन रोशीला जिसकी तरफ माइल हो उसकी अहमियत से कौन इनकार कर सकता है। और फिर फिल्म डायरेक्टर को मालूम हो चुका था कि नवाब राना अजीजुद्दीन अरबपति हैं और अगर उन्हें गुस्सा आ गया तो 10-20 फिल्में बना डालेंगे। 10-20 फिल्मों का नाम सुनकर डायरेक्टर के मुंह में पानी भर आया। उससे उम्दा पार्टी कौन सी मिल सकती थी। बस किसी तरह फिल्म बनाने पर राजी हो जाए, लुत्फ आ जाएगा। और उसके लिए उसने रोशीला को फांसने का फैसला कर लिया, क्योंकि राना अजीजुद्दीन रोशीला की तरफ मतवज्जा नजर आ रहा था। बहरहाल खूब चक्कर चला था। हम दोनों मिस रोशीला और फिल्म डायरेक्टर अब्दुल भाई को लेकर कैंप में आ गए थे। शूटिंग करने वाले दूसरे लोग भी हमारे पीछे चल पड़े। खेमों की छोटी सी आबादी में पहुंचकर घोड़े रोक लिए गए और तालूत घोड़े से कूद पड़ा। मिस रोशीला ने भी अपने नाजुक बाजू फैला दिए। वो तालूत के सहारे से उतरना चाहती थी। तालूत ने गर्दन खुजाते हुए मेरी तरफ देखा और मैंने उसे इशारा कर दिया। कोई हर्ज की बात नहीं। चुनाचा तालूत ने रोशीला की बगलों में हाथ डालकर उन्हें नीचे उतारा और मिस रोशीला ने अपने पूरे जिस्म का वजन तालूत पर डालकर घोड़े की पुश से जमीन तक का सफर तय किया। वो चंद लम्हात में अपना मुस्तकबल ताबनाक बनाना चाहती थी। दूसरी तरफ डायरेक्टर साहब भी घोड़े से उतर आए। आओ राना अमीमुद्दीन साहब, खुदा कसम आज तो आपने कमाल कर डाला। क्या मजे का बात था, आप ओरिजिनल हीरो लगा पड़ता था। बाबू खान को आपने ऐसी पटखी दी कि साला चित हो गया। क्या याद करेगा, साला के कभी विलन बना था। ये सब क्या होता है, मुझे इसके बारे में बताओ, मैंने ये कभी नहीं देखा। तालूत ने कहा। अरे जरूर बताएंगा, काहे को बताएंगा, आप देखो जरा, खुदा कसम फिल्म ना देखा तो कुछ ना देखा। आइए राणा साहब आराम करें थोड़ी देर, सुबह से कई शॉट हो गए, मैं थक गई हूँ। हाँ जरूर आराम करो राणा साहब, थोड़ी देर आराम करो। सेक्रेटरी राणा साहब ने मुझे आवाज दी। राणा साहब, मैंने तालूत के सामने गर्दन झुका दी। मेरे साथ आओ, राणा साहब ने हुक्म दिया और मिस रोशीला ने गहरी निगाहों से मुझे देखा। बहरहाल मैं राणा साहब के हुक्म को कैसे टाल सकता था। चुनाचा मैं भी उनके साथ ही मिस रोशीला के खूबसूरत खेमे में दाखिल हो गया। मिस रोशीला ने थोड़ी देर के लिए अपने प्रोग्राम में तब्दीली कर ली। अंदर एक करी सूरत भी, जिनकी ठोड़ी पर मुंह चलाते हुए नाक की फंक से जा लगती थी, एक गांव तकिए से टेक लगाए दराज थी। उनके सामने ही पिटारी सी रखी हुई थी। हम लोगों को देखकर वो चौंक पड़ी और फिर संभल कर बैठ गईं। ये मेरी नानी हैं, मिस रोशीला ने तारुफ कराया। बड़ी भी कड़क नजरों से हम दोनों को घूर रही थी। और नानी, ये नवाब राना अजीजुद्दीन हैं, इस इलाके के सबसे बड़े नवाब। अरे तू शूटिंग करने गई थी कि नवाब साहब को बुलाने, ये कहाँ से मिल गए? बड़ी बी ने पोपली आवाज में कहा। नानी, ये बहुत बड़े नवाब हैं, अरबपति हैं, 10-20 फिल्में बनाने का इरादा रखते हैं, मिस रोशीला ने कहा। अरबपति वाली बात नानी की समझ में आती या ना आती, लेकिन 10-20 फिल्मों की बात समझ में आ गई थी, जिसका मतलब था 10-20 लाख रुपए। चुनाचा नानी के होंठों पर फिसलाहट फैल गई। मुस्कुराहट तो हसीन चीज होती है, इस तरह उनके होंठों के खुल जाने को फिसलाहट ही कहना मुनासिब है। उनका मुंह अंदर से लाल था। ए जम आओ नवाब साहब, अल्लाह कारोबार में बरकत दे, नानी ने खड़े होते हुए कहा और रोशीला ने इत्मीनान की सांस ली। आप जरा बाहर जाकर खुद चाय वगैरह का इंतजाम कराएं, नवाब साहब हमारे मेहमान हैं। जरूर, नानी साहबा ने कहा और फुदकती हुई खेमे से बाहर निकल गईं। उनकी चाल बेहद मज़का खेज थी। उसकी वजह यह थी कि ऊपरी बदन बहुत लंबा था और टांगे छोटी।
तशरीफ रखिए नवाब साहब, आप तो बहुत ही भोले हैं। भला इस दौर में कौन होगा जिसने फिल्म ना देखी हो। मेरे सेक्रेटरी बता चुके हैं कि मैंने पूरी जिंदगी पहाड़ों में गुजारी है। बैरूनी अमूर के निगरान मेरे सेक्रेटरी हैं, लेकिन हमें यह सब कुछ बहुत अजीब मालूम हुआ। बड़ी दिलचस्प बात है, मैं आपको फिल्म दिखाऊंगी। इस फिल्म के कुछ प्रिंट और प्रोजेक्टर यहाँ मौजूद हैं। आज रात को इंतजाम करेंगे। आप बहुत बड़े नवाब हैं, वरना मैं आपसे कहती कि फिल्म के हीरो आप बने। अच्छे अच्छों के रंग फीके पड़ जाएंगे। हीरो क्या होता है? तालूत ने पूछा। बहुत कुछ होता है, ये आपको फिल्म देखकर ही पता चल सकता है नवाब राना अजीजुद्दीन साहब। मैंने जल्दी से बात लपक ली। रोशीला ने फिर मेरी तरफ देखा और मैंने महसूस किया कि जैसे वो मुझे राना साहब की नानी समझ रही हो, और इस वक्त खैमे में नानियों की ज़रूरत नहीं थी। मैंने भी सोचा कि क्यों ना तालीत को तफरीह का मौका दिया जाए। चुनाचा मैंने उससे इजाज़त तलब की। अगर आप इजाज़त दें राना साहब, तो मैं बाहर के इलाके की सैर कर लूँ। चाय नहीं पियोगे सेक्रेटरी? तालूत ने घबराए हुए अंदाज में कहा। उनकी चाय बाहर चली जाएगी। वैसे भी आका और नौकर एक साथ चाय पीते भले नहीं मालूम होते। ठीक है, तुम बाहर की सैर करो, रोशीला ने कहा, और मैं सआदतमंदी से उठकर बाहर चला आया। नवाब जलालुद्दीन के जलालाबाद में बड़े सुथरे और पाकीज़ा माहौल में जिंदगी बसर की थी। खासा वक्त वहां गुजारा था। उसके बाद ये तब्दीली काफ़ी दिलकश थी, और फिर तालूत एक और अनोखे माहौल से रोशनास होने जा रहा था। इसलिए मैंने उसे पूरा मौका दिया और उसे वो रशीला को खैमे में तनहा छोड़ दिया। जाहिर है तालूत को फिलहाल कोई खतरा नहीं था, और फिर उसे खतरा हो भी क्या सकता था। बाहर फिल्म डायरेक्टर मेरी ताक में था। चुनाचा उसने फौरन मेरी तरफ छलांग लगाई। हो आओ जी सेक्रेटरी साहब, खुदा कसम हमारे साथ चाय पियो तो हमारे को बहुत खुशी हो जाएगा। सेठ रुई वाला वापस आ गया। मैंने उसके साथ उसके खैमे की तरफ बढ़ते हुए कहा, अरे आ गया साला, खाली पीली बूम मारता। अरे जब मिस रोसीला ही शूटिंग शूट को तैयार नहीं होएगा तो फिर क्या कर लेगा? ए तुम बोलो भाई, क्या हमारे को दुपट्टा उड़ाकर अगवा कराएगा? ही डायरेक्टर हंसते हुए बोला। बिल्कुल। मैंने गर्दन हिलाई और सामने देखने लगा, जहां सेठ रुई वाला कुछ लोगों पर बिगड़ रहा था। उसका मूड बहुत खराब मालूम हो रहा था। आओ यार, मैं चाय बोलता हूँ, आओ। डायरेक्टर ने मुझे अपने खैमे में ले गया और फिर मुझे एक कुर्सी पर बिठाकर बाहर निकल गया। मैंने एक गहरी सांस ली। अब मुझे अपना माजी याद नहीं आता था। हालांकि ज्यादा वक्त नहीं गुजरा था, लेकिन तालूत की हंगामा खेजियों में मैं सब कुछ भूल गया, और कोई बात याद रखना हमाकत थी। खासी दिलचस्प जिंदगी गुजर रही थी। देखना यह था कि इस नए माहौल में कौन कौन सी दिलचस्पियां पोशीदा हैं। डायरेक्टर अंदर वापस आया और मेरे सामने फोल्डिंग स्टूल खोलकर बैठते हुए बोला, अपन को अब्दुल भाई बोलता। सेक्रेटरी साहब, तुम्हारा नाम क्या है? गोलर भाई, मैंने संजीदगी से जवाब दिया। क्या बोला? डायरेक्टर ने हैरत से मेरी तरफ देखा, लेकिन मेरे चेहरे पर संजीदगी के सिवा कुछ नहीं था। वो पहले मुस्कुराया, फिर संजीदा हो गया। उसने मेरा नाम तस्लीम कर लिया। चंद सायद खामोश रहने के बाद वो फिर बोला, गोलर भाई, तुम्हारा सेठ। मैं बोला, राना साहब बहुत ग्रेट आदमी मालूम होता है। शक्लो सिरत से तो तुम दोनों खुदा कसम हीरो लगता है, एकदम फर्स्ट क्लास वाला हीरो। तुम बहुत शानदार लोग हैं। हमारे को तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुआ। शुक्रिया अब्दुल भाई। अरे शुक्रिया विक्रिया का क्या बात है, हम तो तुम्हारा मुखलस है। मुखलसपन तुम्हारा सेठ क्या करता पड़ा है? क्यों, क्या हो गया? मैंने चौंक कर कहा। कुछ नहीं हुआ। मैं बोलता, साहब क्या कारोबार करता है? उसे कारोबार की जरूरत ही क्या है अब्दुल भाई, उसके खजाने भरे हुए हैं। किसी मामूली सी तफरीह पर 10-20 लाख खर्च कर देना उसके लिए कोई अहमियत नहीं रखता। अब्दुल भाई के मुंह से कपकपाती हुई हंसी निकल गई और फिर वो लरसते हुए लहजे में बोला, अरे तो यार, अपना सेठ, मेरा मतलब है राना साहब को बोलो फिल्म बनाए। खुदा कसम बड़ा आमदनी होता है और शोहरत अलग। हमारे साथ चलो और राना आर्टिस्ट पैलेस के नाम से फिल्म कंपनी खोल दो। हमारा खिदमत हाजिर है। हमने पूरा डॉमविजन फिल्म डायरेक्ट किया है, सब का सब हिट गया। खुदा कसम तुम्हारा दुआ से हमारा बहुत नाम है।
मैं राणा साहब से बात करूंगा, बशर्ते कि उन्हें तुम्हारा माहौल पसंद आ जाए। रोशीला से कहो राणा साहब को माइल करे, बस काम बन जाएगा। सबका काम बनेगा यार, बस तुम देखता रहो। पन तुम्हारे को हमारे साथ देना पड़ेगा। मैं तैयार हूँ, मगर तुम्हारा सेठ गड़बड़ ना कर दे। वो राणा साहब से खार खा रहा है। अगर उसने राणा साहब को नाराज कर दिया तो बात बिगड़ जाएगी। अरे सिर्फ कल की बात और है, अपन सेठ का दबील नहीं है। कल सारा शूटिंग कर लेगा और फिर इधर से चलेगा। वैसे हम सेठ को समझा देगा कि तुम फिक्र मत करो, अब्दुल भाई ने कहा। और उसी वक्त डबल चाय आ गई। एक तो मिस शीला ने भिजवाई थी और दूसरी अब्दुल भाई ने मंगवाई थी। चुनाचा हमने डबल चाय पी और चाय के साथ अब्दुल भाई मेरा भेजा तनावल फरमाते रहे। उन्होंने मुझे फिल्म बनाने के लिए तैयार करके ही छोड़ा था। काफी देर के बाद मैं अब्दुल भाई से जान छुड़ा सका और मिस रोशीला के खैमे की तरफ चल पड़ा। रोशीला और तालूत अंदर मौजूद थे। मैं आ सकता हूँ? मैंने दरवाजे पर रुककर इजाजत तलब की। आ जाओ सेक्रेटरी, अंदर आ जाओ, तालूत ने जल्दी से कहा और मैं अंदर दाखिल हो गया। तालूत के चेहरे पर झींपे तासरात थे। उसकी वजह मुझे फौरन मालूम हो गई। मैंने गहरी सांस ली। गोया रोशीला तालूत को फिल्म बनाने पर राजी कर चुकी है। क्या प्रोग्राम है बास? मैंने तालूत को घूरते हुए कहा। मिस रोशीला बहुत अच्छी दोस्त हैं सेक्रेटरी। हम कुछ वक्त इनके साथ गुजारने का फैसला कर चुके हैं। क्या तुम्हें कोई एतराज है? खादम को क्या एतराज हो सकता है? अलबत्ता शायद सेठ रूई वाला इसे पसंद ना करे। वो कौन होता है पसंद या ना पसंद करने वाला? उसकी क्या मजाल। राणा साहब मेरे मेहमान हैं, रोशीला ने दखल दिया। तब ठीक है, हमें क्या एतराज हो सकता है? सेक्रेटरी मेरे बचपन के दोस्त भी हैं मिस रोशीला, इसलिए मैं उनकी मर्जी के बगैर कोई काम नहीं कर सकता। ओह, ये तो बहुत अच्छी बात है सेक्रेटरी साहब। रोशीला का लहजा बदल गया। वैसे आपके राणा साहब बहुत उम्दा इंसान हैं। मैं उन्हें दिल से पसंद करने लगी हूँ। दिल से? मैंने हैरत से कहा। हाँ, दिल से। रोशीला ने गहरी निगाहों से मुझे देखते हुए कहा। वो समझ गई थी कि मैं गड़बड़ आदमी हूँ और मुझे संभालना जरूरी है। मैंने खामोशी इख्तियार कर ली। बहरहाल इस मसले पर राणा साहब से गुफ्तगू करना भी जरूरी था। वैसे ये बात तो हमारे प्रोग्राम में शामिल थी कि इस माहौल को भी अंदर से देखा जाए। राणा अजीजुद्दीन रोशीला के मंजूर नजर थे और रोशीला की नजर सबको मंजूर थी। इसलिए सेठ रूई वाला भी नरम हो गए और फौरी तौर पर हमारे लिए एक खैमा खाली करा दिया गया। खैमे के मकीनों को दूसरों के साथ कर दिया गया। बहरहाल हम इस पूरे यूनिट की निगाह में थे और हमारे बारे में तरह तरह की अफवाहें फैल रही थीं। अभी तक मिस रोशीला ने तालूत को नहीं छोड़ा था, इसलिए मुझे इससे तन्हाई में गुफ्तगू का मौका नहीं मिला। लेकिन मगरिब से कुछ पहले मुझे ये मौका मिल ही गया। उस वक्त मिस रोशीला अपनी नानी से किसी मसले पर गुफ्तगू करने चली गई। मैं और तालूत अपने खैमे में आ गए। अंदर आते ही तालूत हंस पड़ा। यार आरफ बड़ी उम्दा जगह है, मजा आ गया। हाँ भाई, तेरी किस्मत में मजे हैं, मजे कर। मैंने एक गहरी सांस लेकर कहा। मजे तो तुम भी कर सकते हो, दूसरी लड़कियां भी मौजूद हैं। वो लड़कियां हैं? मैंने उसे घूरते हुए कहा। खैर लड़की तो ये रोशीला भी नहीं, लेकिन इस वीराने में गनीमत है यार। क्यों ना हम बाकायदगी से इस माहौल का पूरी तरह जायजा लें। मुझे तो उनकी जिंदगी बहुत दिलचस्प मालूम होती है। तालूत, मैंने सरजश के अंदाज में कहा, मेरी हदायत याद है? याद है, ईमान से याद है, तुम फिक्र मत करो। अब मैं किसी के फंदे में नहीं फंसूंगा। वक्ती तफरी में क्या हर्ज है? हाँ, वक्ती तफरी में कोई हर्ज नहीं। वो बारा गोया तुम्हारी तरफ से थोड़े अरसे के लिए इस माहौल में रहने की इजाजत है। तालूत ने खुश होते हुए कहा। हाँ, ये तो हमारे प्रोग्राम में शामिल था। जिंदाबाद, तालूत खुशी से उछलते हुए बोला। उसने क्या गुफ्तगू की यार, चक्कर में लाने का फन बखूबी जानती है। ऐसे ऐसे जाल डाले हैं कि अगर तुम्हारी हदायत और अपना तजर्बा शामिल ना होता तो मैं खुद को जिंदगी भर के लिए उसकी गुलामी में पेश कर देता। क्या कह रही थी? बस वो 3-4 हजार जान से मेरे ऊपर आशिक हो गई है।
उससे कबल अपनी जिंदगी में गड़ा महसूस करती रही थी, जिसमें अचानक मट्टी भर गई, और अब वो मेरे बगैर जिंदगी गुजारने को मर जाने पर तरजीह देगी। उसने मुझे दावत दी कि मैं उसे कत्ल कर दूं या फिर अपनी सूरत उसकी निगाहों से उजल ना करूं। खूब, ये बातें तो उसे जुबानी याद होती हैं क्योंकि हर फिल्म में दोहराई जाती हैं। और कुछ बताओ। और कुछ से क्या मुराद है? कोई अमली सबूत भी पेश किया? अमली? मेरा मतलब है अमली, तालूत घबरा कर बोला। खैर परेशान मत हो, मैं खुद बता दूंगा। उससे कहो कि किसी प्रूफ लिपस्टिक इस्तेमाल किया करे, वरना मुकाबल के रुखसारों और होंठों के निशान उसका राज तश्ते अज़बाम कर देते हैं। अरे तौबा तौबा, तालूत ने मुंह पीटते हुए कहा। नहीं तालूत, ये मकाम तौबा नहीं है, इन लोगों की जिंदगी यही है, मैंने कहा। उसी वक्त बाहर से अब्दुल भाई की आवाज सुनाई दी। ए गोलड़ भाई, क्या तुम अंदर होता पड़ा है? अरे मैं अंदर आ सकता हूँ? गोलड़ भाई, तालूत ने हैरत से मेरी तरफ देखा। हाँ, अब्दुल भाई को गोलड़ भाई से मिलकर बहुत खुशी हुआ था, इसलिए मैं गोलड़ भाई बन गया। ख्याल रखना, मैंने हंसते हुए कहा, और तालूत भी हंस पड़ा। देखें इस पर क्या व्यपता पड़ी है, मैंने कहा, और वो बाहर निकल आया। है गोलड़ भाई, हम साला तुम्हारे को सारे में तलाश करता फिरा, अब्दुल भाई ने हंसते हुए कहा। क्या बात है अब्दुल भाई? वो मिस रसीला तुम्हारे को बुलाता, फिल्म के प्रिंट दिखाने को हैं। उसने रुईवाला को तैयार कर लिया है। कहाँ है? रुईवाला के खेमे के पास स्क्रीन लगाया है और प्रोजेक्टर भी उधर सेट हो गया है। ठीक है अब्दुल भाई, तुम चलो, मैं राणा साहब को लेकर आता हूँ, मैंने कहा, और अब्दुल भाई चला गया। क्या कह रहा था? तालूत ने पूछा। आओ फिल्म देखें, मैंने कहा, और तालूत दिलचस्पी से उठ खड़ा हुआ। खिलाफे तवक्का इस वक्त रुईवाला ने भी हमारा बेहतरीन इस्तकबाल किया। रशीला ने नशीली आंखें बनाकर तालूत को देखा और फिर उसके बाजुओं में बाजू डालकर रस्सियों की तरफ बढ़ गई। मैं भी तालूत के बराबर दूसरी कुर्सी पर बैठ गया। मेरे बराबर अब्दुल भाई, रुईवाला और दूसरे लोग बैठ गए। बाकी लोग पिछली सफ में थे। प्रोजेक्टर ऑन हो गया और फिल्म चलने लगी। ये रीले मुकम्मल थी। पहले मंजर में हीरो जावेद को नौकरी की तलाश में मारे मारे फिरता दिखाया गया। फिर उसकी मुलाकात सेठ साहब की लड़की से हुई। ये रोशीला थी, जिसने जावेद को प्यार भरी नजरों से देखा और उसकी मदद करने का वादा किया। फिर दूसरी रेल लगाई गई। उसमें हीरो और हीरोइन का रोमांच था। एक खूबसूरत बाग का मंजर था जहां दोनों छलांगे लगाते फिर रहे थे। हीरो हल्क फाड़ फाड़ कर एक गाना गा रहा था। इंतहाई दर्जे की उछल कूद के बावजूद उसका सांस नहीं फूला था और आवाज में लर्जश नहीं थी। रोशीला रक्स के दौरान अपने पूरे जिस्म का नाप बता रही थी। वो कभी घास पर कलाबाजियां खाती, कभी पानी में उछल कूद मचाती, यहाँ तक कि दोनों एक चट्टान की आड़ में पहुंच गए। तब जावेद साहब की आवाज उभरी, नीलम, तुमने मुझे नई जिंदगी बख्श दी है। कभी कभी मुझे महसूस होता है जैसे मैं ख्वाब देख रहा हूँ। मुझे बताओ नीलम, मुझे इस ख्वाब से बेदार तो ना होना पड़ेगा? उसने रोशीला को झंझोड़ते हुए कहा। ये ख्वाब तो हमारी जिंदगी है जावेद। दुआ करो कि हमें इन्हीं ख्वाबों में मौत आ जाए, हमारी आंख कभी ना खुले। तुम मेरी रूह हो जावेद, रूह बिना जिंदगी नामुमकिन है। मुझे छोड़ तो ना दोगे जावेद? आरफ, तालूत ने मेरी कानों में सरगोशी की। मैं चौंक पड़ा। ये सुसरी भी फ्रॉड है, 100% फ्रॉड। क्यों, क्या हुआ? बिल्कुल उसी अंदाज में मुझसे बकवास कर रही थी, जरा भी फर्क नहीं है। मैंने पहले ही बताया था, लेकिन फिक्र मत करो। जिस तरह जावेद ने इसकी बात पर यकीन नहीं किया था, इसी तरह तुम भी मत करो। क्या मतलब? अरे भाई, ये फिल्म है और जावेद जानता था कि ये बकवास कर रही है, इसलिए वो साफ बच गया, वरना आज ये उसकी बीवी होती। तजर्बेकार आदमी होगा, तालूत ने गर्दन हिलाते हुए कहा, और मुझे हंसी आ गई। रूमानी मंजर अब भी चल रहा था और रशीला का सर जावेद के सीने पर टिका हुआ था। अचानक रशीला ने तालूत की तरफ झुकते हुए कहा, मेरी अदाकारी कैसी है डार्लिंग? बहुत उम्दा, बेमिसाल, तालूत ने जहरीले लहजे में कहा। लेकिन रशीला उसके लहजे के तंज को ना समझी और उसने प्यार से तालूत की कलाई पर हाथ रखते हुए उसका शुक्रिया अदा किया। फिल्म की चंद बेरबत रीलें थीं जो खत्म हो गईं। ज्यादातर रोमानी मंजर थे। रीलें खत्म होने के बाद चाय का दौर चला और जो रुईवाला की तरफ से था।
मैं रूईवाला की खातर मदारत का मतलब भी थोड़ी देर के बाद समझ में गया। बात रूईवाला के सेक्रेटरी ने शुरू की। क्या आपको हमारी फिल्म के मनाजर पसंद आए राणा साहब? हाँ, बहुत उम्दा थे। मैंने जिंदगी में पहली बार फिल्म देखी, मुझे हैरत हुई। एक ही शख्सियत मेरे पास भी मौजूद है और मेरे सामने भी। इस दौर में ये हैरत अंगेज बात है कि किसी ने न फिल्म ना देखी हो। बहरहाल आपकी पसंदीदगी का शुक्रिया, लेकिन राणा साहब हमारी एक दरख्वास्त है। क्या? तालूत ने पूछा। सेठ रूईवाला ने 10 के करीब फिल्में बनाई हैं। हमारी सारी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर हिट हुई हैं, यानी बहुत पसंद की गई हैं। इस फिल्म का नाम चंडाल चौकड़ी है, काफ़ी पब्लिसिटी हो चुकी है। बहुत से डिस्ट्रीब्यूटर इसे खरीदने के लिए तैयार हैं। आप जानते हैं बिजनेसमैन के पास रुपया रोलिंग में रहता है। अगर हम फिल्म अभी से बेच दें तो हमें मुंह मांगी कीमत ना मिल सकेगी। इसलिए हम चाहते हैं कि इसे मुकम्मल करने के बाद ही मार्केट में लाएं। ठीक है, मुझे कोई एतराज नहीं, तालूत ने कहा और मैंने बेमुश्किल हंसी रोकी। दरअसल सेक्रेटरी ने कहा, रूईवाला माली तौर पर कमजोर हैं। वो चाहते हैं कि राणा साहब आप उनके पार्टनर बन जाएंगे। तालूत ने मौज में आकर कहा, वल्लाह लुत्फ आ जाएगा अगर ऐसा हो जाए। आप देखेंगे कि खिड़की तोड़ फिल्म होगी। सेक्रेटरी ने खुश होते हुए कहा, ठीक है भाई, मुझे क्या करना होगा? फौरी तौर पर आपको सिर्फ 5 लाख रुपए खर्च करना होंगे और उसके बाद आप जरा लुत्फ देखें। अरे माँ कसम, मजा आ जाएगा, रूईवाला ने भी खुशामदाना अंदाज में कहा। ठीक है रूईवाला, मैं अपने सेक्रेटरी से मशवरा करके सुबह को जवाब दूंगा। जरूर जी जरूर, रूईवाला ने कहा और फिर ये महफिल बर्खास्त हो गई। रोशीला ने तालूत का हाथ पकड़ लिया था। क्या आप भी आराम करेंगे राणा साहब? क्यों, आप हुक्म दे रोशीला, मैं तो सिर्फ अल्तजा कर सकती हूँ। अभी थोड़ी देर के बाद चांद निकल आएगा और चांदनी में कुर्बो जवार की पहाड़ियाँ बेहद हसीन होती हैं। क्या आप मेरे साथ इस हुस्न का नज़ारा नहीं करेंगे? ज़रूर करेंगे, तालूत ने तरंग में आकर कहा और मैंने गौर से उसकी शक्ल देखी। मेरा मतलब है कि मुझे थोड़ी देर की इजाज़त तो ज़रूर देंगी मिस रोशीला, इतनी देर में चांद भी निकल आएगा। मैं आपका इंतज़ार करूंगी राणा साहब, मैं ज़रूर आऊँगा डार्लिंग, राणा साहब ने जावेद की नकल करते हुए कहा और फिर वो मेरे साथ खेमे में आ गए। बिला वजह तकलीफ की राणा साहब, अभी थोड़ी देर में चांद निकल आएगा, ना भी निकले तो क्या हर्ज है। तारीकी में भी ये पहाड़ियाँ बड़ी रुमान अंगेज होती हैं, मैंने तंजिया लहजे में कहा। यार घपला मत करो आरब भाई, इस मौलवाना माहौल से निकल आए हैं, थोड़ी सी तफरीह की इजाज़त दे दो। ठीक है, मैं कब इनकार कर रहा हूँ, खुशी से इजाज़त दे दो प्यारे भाई, तालूत ने खुशामद की। ठीक है, यहाँ और भी लड़कियाँ हैं, तुम भी ट्राई करो ना, अभी तक कोई सामने ही नहीं आई। एक मशवरा दूँ? ज़रूर दो। शाहदाना का दोशाला ओढ़कर इन खैमों की सार करो, कहीं न कहीं दाल गल जाएगी। मेरा ख्याल है ऐसा करो, देखा जाएगा, मैंने बज़ाहिर लापरवाही से कहा। दर हकीकत ये उम्दा तजवीज़ मुझे पसंद आई। तो मैं जाऊं? तालूत ने पूछा। खुदा हाफ़िज़। शुक्रिया, तालूत झुकते हुए बोला और बाहर निकल गया। वैसे मुझे यकीन था कि अब वो आसानी से किसी के जाल में नहीं फंसेगा। उसे इस दुनिया का भी काफ़ी तजर्बा हो चुका है और ये तालूत उस तालूत से मुख्तलिफ है जो पहले हर चीज़ पर लट्टू हो जाता था। वैसे मैंने तालूत के मशवरे पर अमल करने का फैसला भी कर लिया था। शाहिदाना का दोशाला ओढ़कर मैं भी तालूत की तरह पोशीदा अंदाज में घूम फिर सकता था। बहरहाल तालूत के जाने के बाद थोड़ी देर तक तो मैं अपने खैमे में बैठा इस दिलचस्प माहौल के बारे में सोचता रहा। फिर मैंने शाहदाना का दोशाला निकाला और उसे ओढ़कर बाहर निकल आया। सबसे पहले डायरेक्टर अब्दुल भाई का खैमा नजर आया। मैंने उनका दरवाज़ा खोलकर अंदर झांका और अब्दुल भाई को खराटे लेते देखकर आगे बढ़ गया। मैंने सोचा क्यों ना बदमाश तालूत ही को देखूं तो सही क्या कर रहा है, और मैं तालूत की तलाश में चल पड़ा। चांदनी निकल आई थी। करबो जवार की चट्टानों पर निगाह दौड़ाते हुए मैं आगे बढ़ता रहा और फिर एक जगह वो दोनों मुझे नजर आए। दोनों एक दूसरे से भिड़े हुए बैठे थे। मैं दबे कदमों से उनके नजदीक पहुंच गया। रोशीला तालूत पर झुकी हुई थी। राणा साहब, मैं सोचती हूँ कि क्या इन पहाड़ों में मैं लुटने आई थी? रोशीला ने कहा। क्या मतलब? क्या कोई चीज़ गुम हो गई है? हाँ, अक्लो खुर्द, दीनो दुनिया, होशो हवास, सब कुछ तो गुम हो गया है। अब मेरे पास बचा क्या है?
बहुत अफसोस हुआ, तालूत ने हमदर्दी से कहा, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ। मुझे आप मिल गए राणा साहब। हाँ, मुझे अपनी महरूमी का एहसास उस वक्त होगा जब आप मुझसे दूर चले जाएंगे। इस बात का तालूत ने कोई जवाब नहीं दिया। आप मुझसे दूर तो नहीं जाएंगे राणा साहब, हरगिज नहीं। तब आप यहाँ से हमारे साथ ही चलें। मैं चलूंगा। सेठ रूईवाला के साथ बिजनेस में शिरकत कर लें। इस तरह आपको तजर्बा भी हो जाएगा और हम दोनों मिलकर अलग कंपनी खोल लेंगे और अपनी फिल्में बनाया करेंगे। कर लूंगा। अपनी फिल्मों में मैं सिर्फ आपके साथ काम करूंगी। मीर मुकाबल और कोई हीरो नहीं आएगा, तालूत अहमकाना अंदाज में बोला। तब फिर सुबह ही आप अपने सेक्रेटरी को रवाना कर दें और रुपया मंगवा लें। इसकी जरूरत नहीं है, 10-20 लाख तो हमेशा पड़े रहते हैं। मैं सुबह को नकद रुपया दे दूंगा। 10-20 लाख? रोशीला उछल पड़ी। हाँ, तालूत ने लापरवाही से जवाब दिया। और आप इतनी दौलत लिए जंगलों में भटकते फिरते हैं तो इससे क्या फर्क पड़ता है? जंगल में डाकू भी मिल सकते हैं। अव्वल तो मैं उनसे निपटना जानता हूँ, दूसरी अगर इतनी रकम चली भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है, उनके काम आ जाएगी। मेरे पास क्या कमी है? और रशीला इस अजीम इंसान पर मजीद कुछ जानों से फिदा हो गई जो 10-20 लाख को कुछ गर्दानता ही नहीं था। उसके इरादे और भयानक हो गए। और जब तालूत ने भी उसकी पजीराई की तो फिर मैंने वहां रुकना मुनासिब ना समझा। चांदनी रात का खेल मेरे दिमाग भी खराब कर सकता था। मैं वहां से चल पड़ा और अब मैंने दूसरे खैमों में झांकने का प्रोग्राम बनाया। वापसी में जो सबसे पहले खैमा नजर आया मैं उसी की तरफ चल पड़ा। उस खैमे के मकीन सो नहीं रहे थे। अंदर से गुफ्तगू की आवाजें सुनाई दे रही थी। मैंने आहिस्तगी से खैमे के दरवाजे को हटाया, लेकिन अंदर का नाटक कुछ और ही था। एक सहमी हुई लड़की एक तरफ खड़ी थी और एक आदमी बिस्तर पर बैठा था। तुम्हें कंपनी से निकलवाना मेरे बाएं हाथ का खेल है नूरी। तुम जानती हो कि तुम्हें यहाँ तक लाने वाला भी मैं ही हूँ, मर्द ने भारी आवाज में कहा। वो तो ठीक है बाबू खान, मगर तुम खुद सोचो, गौर करो। तुम्हारी आबरू के इशारे पर बेशुमार लड़कियां तुम्हारी आगोश में आ गिरेंगी। फिर एक गरीब की इज्जत लेकर तुम्हें क्या मिल जाएगा? लड़की ने दिलगुदाज आवाज में कहा। हूँ इज्जत इज्जत इज्जत, ना जाने हर लड़की ने दिलों के खेल को इज्जत क्यों बना लिया है। तू मेरी पसंद है नूरी, मैं तुझसे लुत्फ अंदोज होना चाहता हूँ। किसी को कानो कान भी पता नहीं चलेगा, कोई इसका राजदार नहीं होगा और तेरी जिंदगी बन जाएगी। जिद ना कर, बाहर का मौसम बहुत खूबसूरत है। बाबू खान, कुछ भी हो जाए मैं अपनी इज्जत का सौदा नहीं कर सकती। मुझ पर तरस खाओ बाबू खान। लड़की ने की आवाज रूहांसी हो गई। मैंने तुम्हारे ऊपर तरस खाकर ही तुम्हें यह नौकरी दिलाई थी, लेकिन याद रखो अगर तुमने मेरी ख्वाहिश पूरी ना की तो तुम्हें नौकरी से फारग भी करवा सकता हूँ। बाबू खान के लहजे की रौनक बढ़ती जा रही थी। अल्लाह मालिक है बाबू खान, मैं तुम्हारे हाथों का खिलौना नहीं बनूंगी। मेरा फैसला अटल है, लड़की पुरअज़म लहजे में बोली। ठीक है, इसका नतीजा तुम्हें सुबह होते ही मिल जाएगा, बाबू खान ने गुस्से से कहा और खैमे से निकलकर तेजी से एक तरफ चला गया। मैंने खूनी निगाहों से बाबू खान को देखा। हकीकी जिंदगी में भी वो विलन था। हाँ, ये वही विलन था जिसे तालूत ने घोड़े से गिरा दिया था। तूने अपनी शामत को आवाज दे ली है बाबू खान, तू शमशेर बन गया है, लेकिन फिक्र मत कर, तेरा हशर भी शमशेर से मुख्तलिफ नहीं होगा। उसके बाद कहीं जाने की हिम्मत नहीं हुई, अपने खैमे में जाकर लेट गया। दिल में अजीब सा दर्द हो रहा था। खुदाया, पूरी दुनिया का दर्द कैसे बांट लूं? यहाँ ना जाने कौन कौन मजलूम है। मेरा बस चले तो पूरी दुनिया के दुख दूर कर दूं। न जाने कितना वक्त इन्हीं ख्यालात में गुजरा, नींद का दूर दूर तक पता नहीं था। यहाँ तक कि खैमे के दरवाजे पर तालूत के कदमों की चाप सुनाई दी और फिर वो दरवाजा हटाकर अंदर दाखिल हो गया। उसने चंद शायद मेरी तरफ देखा और फिर शायद मुझे सोता हुआ समझकर अपने बिस्तर की तरफ बढ़ गया। मैं खामोशी से उसकी हरकत देख रहा था, लेकिन फिर उसी से बर्दाश्त ना हो सका और वो उठकर मेरे करीब आया। आरफ, उसने मेरे सीने पर हाथ रखकर आवाज दी। मैं जाग रहा हूँ तालूत। अरे तो फिर बात क्यों नहीं की थी? क्या सोच रहे थे? क्या नाराज हो गए हो? नहीं तालूत, अपनी इस गंदी दुनिया के बारे में सोच रहा था। यहाँ इंसानों की तादाद बहुत कम है। इंसानी पीकर में दरिंदे कदम कदम पर नजर आते हैं। आखिर इस दुनिया में दरिंदों का तसल्लुत क्यों हो गया है? किसी खास बात ने तुम्हें मुतासर किया है आरफ?
तालुत ने संजीदगी से पूछा। यहाँ तो हर कदम पर कोई ना कोई खास बात मौजूद है। कहीं भी गहरी निगाह से देखो, कोई ना कोई अलमिया नजर आएगा। मुझे बताओ मेरे दोस्त, क्या हुआ, क्या देखा? मैं उसको जड़ से मिटा दूंगा। तुम्हें फिक्रमंद होने की क्या जरूरत है? ठीक है, हम पूरी दुनिया को दुरुस्त नहीं कर सकते, लेकिन जो हमारे सामने आ जाए उसकी मदद हमारा फर्ज है। दुनिया को भूल जाओ क्योंकि तुम तन्हा हो, और जो कोई तुम्हारे सामने आए उस पर दुनिया तकसीम कर दो। ठीक ही कहते हो, मैंने मुजमल अंदाज में कहा। आरफ मेरे दोस्त, मैं ये अंदाज बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे खुशियां पसंद हैं। हंसते रहो, हर हाल में हंसते रहो, यही जिंदगी है। बताओ तो हुआ क्या है? कोई खास बात नहीं। यहाँ एक लड़की नूरी है, जमाने की सताई हुई। तुम्हारे कहने पर शादाना का दोशाला ओढ़ कर निकला। पहले ही मसले पर हौसले पस्त हो गए। नूरी की कहानी कुछ यूं है कि उसका बाप शायद ट्रक वेल्डर था। बदकिस्मती से किसी हादसे में उसकी आंखें चली गईं। तब नूरी घर की कफालत के लिए घर का बावर्ची खाना छोड़कर निकल आई। उसने मुलाजमत तलाश की। शायद कोशिश के बावजूद मुलाजमत ना मिली होगी। तब वो फिल्म इंडस्ट्री की तरफ आ गई और ना जाने कैसे बाबू खान उसे मिल गया, जिसने उसे एक्स्ट्रा लड़कियों में मुलाजम करा दिया। नूरी के जज्बात मर चुके हैं, लेकिन ज़मीर जिंदा है। वो मुलाजमत बरकरार रखने के लिए मिन्नत समाजत करती है। पागलों के अंदाज में रोजी की भीख मांग सकती है, लेकिन रुपयों के इवज अपनी असमत नहीं दे सकती। ओह, वो कहाँ है आरफ? यहीं इसी कैंप में, मैंने कहा, और फिर नूरी और बाबू खान की कहानी सुना दी। तालुत खामोशी से सुनता रहा, सोचता रहा, और फिर मेरे शाने पर हाथ मारते हुए बोला, तो इसमें फिक्रमंद होने की क्या बात है? हमें तो ये मुसर्रत है कि तमाम कहानी हमारे इल्म में आ गई। चुनाचा अब नूरी को क्या खतरा हो सकता है? अलबत्ता बाबू खान को सजा जरूर मिलेगी, और किसकी मजाल है कि अब नूरी को कोई तकलीफ पहुंचा सके। खुश हो जाओ, मुझे आंसुओं से बहुत खौफ आता है। हाँ तालुत, हम उसकी भरपूर मदद करेंगे। उसका ज़मीर जिंदा है। इंसान मर जाए इतना दुख नहीं होता, लेकिन ज़मीर की मौत बर्दाश्त नहीं हो सकती। ठीक है, अब इस मौजू को ख़त्म करो। अब तुम अपना मौजू शुरू करो। सुनाओ, क्या गुफ्तगू हुई है उससे? वो हर लम्हा अपनी चाहत की डिग्रियां बढ़ा रही हैं। चाहत के शदीद बुखार में मुब्तला होती जा रही है। उसे यकीन आ गया है कि मैं अब जिंदगी भर उससे जुदा ना होऊंगा। उसने अपनी और मेरी जिंदगी के मुश्तरका प्रोग्राम तरतीब दे दिए हैं। आइंदा सिर्फ वो मेरे मुकाबल काम करेगी, और उसने पुरजोर सिफारिश की है कि मैं रूई वाला की मदद करूं और उसे 5 लाख रुपया अदा कर दूं ताकि उसकी फिल्म मुकम्मल हो जाए। खूब, खुद तुम्हारी क्या पोजीशन है? मैंने मुस्कुराते हुए पूछा। तुमने दिल से उस्ताद मान लिया है। ये हकीकत है कि उन लोगों के जाल इतने गहरे होते हैं कि बस ऐसी टूट कर मोहब्बत करती है कि इंसान गधे की बोली बोलने लगे। किसी तौर उनकी रियाकारी पर यकीन करने को दिल ना चाहे, लेकिन यार उस्ताद, तेरा नाम लेकर अब मैं हर औरत का तैयार किया हुआ जाल तोड़ सकता हूँ। वेरी गुड यार, तमाम उदासी ढल गई। बहरहाल उसके बाद कुछ और नहीं पूछूंगा, क्योंकि मैं खामोश होकर मुस्कुराने लगा। क्योंकि क्या? तालुत ने चीख कर पूछा। कुछ नहीं, जरा शाहिदाना का दोशाला ओढ़कर पहाड़ियों की तरफ निकल गया था। बदमाशी है ये, कोई शराफत की बात नहीं, तालुत ने भिनाते हुए कहा। पूरी बात तो सुन लो। तुम लोगों को देखकर मैं फौरन वापस चल दिया था। कसम खाते हो? हाँ यार, तुम खुद गौर करो, इस बेहानक माहौल में मैं कैसे जिंदा रह सकता था। चुनाचा सर पिट दौड़ लगा दी। तालुत झींप रहा था। यार, बहुत उस्ताद औरत थी, नुकसान में ही रही, तुम्हारा क्या ले लिया? अगर इजाजत दो तो थोड़े दिन तफरी जारी रखूं, लेकिन उस्ताद की इजाजत से। अगर उस्ताद इनकार कर दें तो अभी वापसी के लिए तैयार हूं। ऐश करो बच्चों, राम भली करेगा, मैंने हाथ उठाते हुए कहा, और तालुत मेरे बिस्तर में ही आ घुसा। क्या ख्याल है? हमें इसी माहौल के बारे में जानना है। इसकी बजाय हर फिल्म इंडस्ट्री में अजनबी होते। क्यों ना इन लोगों के साथ ही फिल्म लाइन तक चला जाए, हमारी हैसियत भी होगी। बाकी रहा दौलत का सवाल, तो ये सवाल ही क्या है? क्या ख्याल है? ठीक है, 10-20 लाख तो हर वक्त तुम्हारे पास पड़े रहते हैं। सुबह को 5 लाख रुपए अदा कर दूंगा। उस्ताद आजम जिंदाबाद। तालुत ने नारा लगाकर मुझे भींच लिया। वो बहुत खुश मालूम होता था। दूसरी सुबह शूटिंग की तैयारियों की बजाय हमारे लिए नाश्ते की तैयारियां हो रही थी। हम दोनों ने लिबास तब्दील किए और फिर बाहर निकल आए।
तालूत ने रासब से रकम तलब कर ली और इस वक्त हम दोनों की जेबें नोटों की गुड़ियों से पुर थी। सेठ रूई वाला, अब्दुल भाई, रोशीला और दूसरे लोगों ने हमारा इस्तकबाल किया। रोशीला की नानी उसके खैमे में ही थी और यूं भी रोशीला तो इश्क करने की माहिर थी, इसलिए वो सब के सामने भी तालूत से अजहार इश्क करने से बाज नहीं आ रही थी। लेकिन तालूत संजीदा था, नाश्ता बहुत पुरतकल्लफ था। इस दौरान अब्दुल भाई और रूई वाला लतीफ़े सुनाते रहे। वो खुद को बहुत ज़्यादा शाइस्ता और बाअखलाक ज़ाहिर करने की कोशिश कर रहे थे। फिर अब्दुल भाई ने गुफ्तगू की इब्तिदा की। खुदा कसम, आप लोगों की आमद से हमारे को बहुत खुशी हुआ है और अगर आप लोग सेठ रूई वाला का पार्टनर बन गया तो बस मजा ही आ जाएगा। ओ माँ कसम, ऐसा फिल्म बनाएगा कि बस पब्लिक पागल हो जाएगा। रूई वाला ने टुकड़िया लगा दिया। क्या फैसला किया तुमने डियर? रोशीला ने तालूत के बाजू पर हाथ रखते हुए पूछा। किस बारे में? क्या तुम रूई वाला के पार्टनर बनने को तैयार हो? अरे 5 लाख की बात ही क्या है, इसके बारे में सिर्फ सेक्रेटरी से मालूमात करना थी। सेक्रेटरी ने मंजूरी दे दी। बस ठीक है, तालूत ने लापरवाही से कहा। मंजूरी दे दिया? सेठ उछल पड़ा। सेक्रेटरी रकम दे दो, तालूत ने कहा और मैंने जेब से गुड़ियां निकालना शुरू कर दी। नोट देखकर सबके चेहरे जर्द हो गए। अब्दुल भाई की तो सांस की आमदोरफत ही बंद हो गई। रोशीला के चेहरे पर ऐसे आसार नजर आए जैसे वह पुराने कब्ज में मुब्तला हो। सेठ रूई वाला की गर्दन टेढ़ी हो गई। नोटों की हर गुड्डी के साथ उसकी गर्दन हिल रही थी। बड़ा सकूत छाया हुआ था। गिन लो रूई वाला, पूरे 5 लाख हैं। रूई वाला ने रुकी हुई सांस एकदम छोड़ दी और उसके मुंह से अजीब सी आवाज निकल गई। गिनने की क्या जरूरत है माई बाप, ठीक होंगे। अभी सेक्रेटरी को बोलता हूँ रसीद बनाए, एग्रीमेंट तैयार करे। अब फिल्म बनेगा एकदम फर्स्ट क्लास वाला। आप देखो राणा साहब, माँ कसम, रसीद या एग्रीमेंट की जरूरत नहीं है। रूई वाला, पैसे संभालो, अपना काम करो और जितनी जरूरत हो ले लेना, तालूत ने कहा। डार्लिंग, रोशीला को बुखार चढ़ आया। वो तालूत से चिमट गई। हवास कायम रखिए मिस रोशीला, आपको क्या हो गया? तालूत ने पुरवकार अंदाज में कहा और रोशीला उसके खुश्क अंदाज पर संभल गई। मुझे तालूत की ये बात बहुत पसंद आई और दूसरे लोगों पर भी उसका बहुत असर पड़ा। रोशीला झीप गई थी। आज शूटिंग हो रही है सेठ? तालूत ने पूछा। हूँ जी, जैसा आपका हुक्म। आप बेतकल्फी से अपना काम करें, हमें कोई एतराज नहीं। और हाँ, यहाँ आपका स्टाफ कितना है? मेरा मतलब है कुल कितने अफराद यहाँ आए हुए हैं? जी तकरीबन 40 आदमी हैं, 8 लड़कियाँ, बाकी मर्द। लड़कियों का क्या काम है? हमने एक आउटडोर कोर्स शूट किया है, अब लड़कियों का कोई काम नहीं, सेठ साहब ने जवाब दिया। ठीक है, आप शूटिंग का इंतजार करें, हम भी देखेंगे, तालूत ने कहा और सेठ साहब ने अब्दुल भाई को हुक्म दिया। अब्दुल भाई दूसरों को हुक्म देने लगे और जरा सी देर में शूटिंग की तैयारियां मुकम्मल हो गईं। कल ही का सीन फिल्माया जाने वाला था। मैंने बाबू खान को देखा, चेहरे से ही विलन मालूम होता था। बाबू खान ने लिबास पहन लिया, अलबत्ता मिस रोशीला अभी तैयार नहीं हुई थी। तब बाबू खान ने सेठ के करीब आकर कुछ कहा। वो बहुत संजीदगी से कुछ कह रहा था। मैं आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ गया ताकि उनकी गुफ्तगू सुन सकूं। अरे बाबा, इस टीम की क्या लफड़ा है? वापस चलकर बात हो जाएगा। नहीं सेठ, बात अभी होगा। मैं सफ़े अव्वल का आर्टिस्ट हूँ। एक एक्स्ट्रा लड़की की ये मजाल कि वो मेरे मुंह आए। ए बाबू खान, क्या बोलता है यार? तुमने ही तो उसे रखवाया था, तो मैं ही बोलता हूँ सेठ कि उसकी छुट्टी कर दो आज, इसी वक्त। मैं उसके बाद ही शूटिंग पर जाऊंगा। अरे यार, तुम लोग बहुत परेशान करता है। जाओ बाबा, तुम खुद उसको बोल दो, मेरे को उसका चटनी बनाने को नहीं मांगता। जाओ बोल दो बाबा। ये बात तो तुम ही उसको बोलोगे सेठ, अभी और इसी वक्त, वरना शॉर्ट फिल्म बंद नहीं होगा। ए रसीद, इधर आओ बाबा, सेठ ने झंझराए हुए अंदाज में कहा। जी सेठ। एक आदमी उसके करीब पहुंच गया। ए जाओ, नूरी को बुला लाओ, बोलो सेठ बुलाता है, रूई वाला ने कहा और मुलाजम दौड़ा गया। तब मैंने दिन की रोशनी में नूरी को देखा। हुस्ने मजलूम, सादगी का पैकर, जर्द चेहरा लिए कांपता हुआ आ रहा था। पतले पतले नक्शो निगार, मासूम सी शक्ल, जिसे अपने ज़मीर के खिलाफ मुस्कुराना भी पड़ता होगा। रक्स करके छछोरी अदाएं भी दिखाना पड़ती होंगी। दुबला पतला जिस्म सादा से कपड़ों में रशीद के साथ आ रही थी। अरे तेरे को क्या हुआ लड़की?
अपने बाबू खान तेरे को नाराज होता, उसको खुश नहीं रखेगा तो खाएगा क्या। अपन तेरे को डिसमिस करता है बाबा, अभी और इसी वक्त डिसमिस करता है। वापस चलकर अपना हिसाब कर लेना। क्यों बाबू खान, अब तो खुश। थैंक यू सेठ। बाबू खान बिना भी सकता है और बगाड़ भी सकता है, बाबू खान ने मूंछों पर ताऊ देते हुए कहा। नूरी के मुंह से एक लफ्ज भी नहीं निकल सका। वो अपनी जगह खड़ी कांप रही थी। तब मैं एक कदम आगे बढ़ा और उन लोगों के करीब पहुंच गया। ये लड़की कौन है सेठ, मैंने पूछा। नूरी है सेक्रेटरी साहब, एक्स्ट्रा लड़की है। क्या ये तुम्हारी मुलाजिम है? थी, अभी मैंने बाबू खान की शिकायत पर इसे निकाल दिया। ये लोग आर्टिस्ट को खुश नहीं रखेंगे तो तरक्की कैसे करेंगे, ये नहीं सोचता बाबा। नूरी इधर आओ, मैंने उसे पुकारा और उसने डरती हुई निगाहों से मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें आंसुओं से धुंधला रही थीं। इधर आओ, मैं खुद उसके करीब पहुंच गया और फिर मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। उसी वक्त मिस रोशीला तैयार होकर आ गईं और चलने का शोर मच गया। कैमरामैन और दूसरे लोग गाड़ियों पर चढ़ गए। सेठ ने एक गाड़ी हमारे लिए मखसूस कर दी थी, लेकिन रोशीला की फरमाइश पर तालूस को उसके साथ ही जीप में सवार होना पड़ा। मैं आ रहा हूँ राणा साहब, जरा नूरी से बात कर लूँ। आओ, मैं इंतजार कर रहा हूँ, तालूत ने कहा और मैं नूरी का हाथ पकड़कर जीप की तरफ बढ़ गया। बैठो नूरी, हम शूटिंग देखने चलेंगे। आप, उसने कपकपाती आवाज में कहा। मैं तुमसे बात करूंगा नूरी, बैठो तो सही, मैंने कहा और वो जीप में बैठ गई। मैं भी स्टीयरिंग पर बैठा और जीप स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। मैं सुस्त रवि से चल रहा था। क्या तुम्हें इसका एहसास नहीं है नूरी कि अगर एक दर बंद होता है तो 70 दर खुल जाते हैं? नूरी की डुबडुबाई आंखों में हैरत के नकूश उभर आए। मैं जरा जज्बाती सा आदमी हूँ नूरी, मैं तुझसे फरेब की गुफ्तगू नहीं करूँगा। कल रात मैंने बाबू खान के खैमे से गुजरते हुए तेरी और बाबू खान की गुफ्तगू सुन ली थी। मैं तेरी अजमत का एहतराम करता हूँ, मैं दिल से तेरी इज्जत करता हूँ। सुन नूरी, कुदरत ने तुझे दौलत से नहीं नवाजा, लेकिन खुदा अपने खास बंदों को कुछ खास सिफतें देता है। उसने तुझे ज़मीर की दौलत से माला माल किया है। तूने शदीद तरीन मुसीबत में भी अपने ज़मीर को दागदार होने नहीं दिया। ठीक है, दुनिया की निगाह सीने के अंदर नहीं जाती, लेकिन दिल की दौलत चेहरे से झलकती है। तेरा शुमार दुनिया की अजीम तरीन औरतों में है। मैं तेरी अजमत को सलाम करता हूँ। सेठ साहब, मैं एक गरीब और बेसहारा लड़की हूँ, मैं एक मजलूम लड़की हूँ सेठ साहब। वो ज़ारो कतार रो पड़ी और मैंने जीप की रफ्तार और सुस्त कर दी। सेठ, मैं नहीं हूँ नूरी, मुझे गाली मत दे, मैंने तुझे गाली नहीं दी है। सेठ वो है जो हवस के हाथों में खेल रहा है, जिसने एक बदफितरत इंसान के कहने से तेरी रोजी छीन ली, सिर्फ इसलिए कि वो इस फिल्म का एक अहम किरदार है। लेकिन तू फिक्र मत कर नूरी, सजा बाबू खान को मिलेगी और तू अभी देख लेगी। तूने कहा कि तू गरीब है, बेसहारा है। क्या भाइयों की मौजूदगी में बहनें बेसहारा होती हैं? क्या तू अपने भाई को मुर्दा समझ चुकी है? भाई, नूरी दर्द भरे लहजे में बोली, मेरा कोई भाई नहीं है सेठ साहब। काश मेरा एक भाई होता। अगर ऐसा होता तो वो अपनी बहन की बेगैरती से ना नाचने देता, फिर नूरी इस कदर बेसहारा ना होती। मेरा भाई बाबू खान जैसे कमीने इंसान का मुंह तोड़ देता, उसकी आंखें फोड़ देता। मेरा कोई भाई नहीं है सेठ साहब। काश मैं तेरा भाई बनने के काबिल होता, काश मैं तेरी जुबान से भैया का लफ्ज़ सुन सकता नूरी, मैंने जज्बाती अंदाज में कहा। मेरी आंखों से आंसू लड़क पड़े थे। आप जानते हैं मैं खुद भी एक मजलूम इंसान हूँ, मैं खुद भी दुनिया की मोहब्बतों से ना आशना रहा हूँ। तालूत की मौजूदगी ने मेरी शख्सियत बदल दी थी, लेकिन मेरी फितरत को कौन बदल सकता था। लेकिन मेरे इन अल्फाज से नूरी को सख्ता हो गया। वो फटी फटी आंखों से मुझे देख रही थी। फिर उसने पागलों से अंदाज में कहा, नहीं नहीं, इतना बड़ा दावा ना करो सेठ। बाबू खान से मेरे अब्बा ने कहा था, बाबू खान मेरे बेटे, मेरा कोई बेटा नहीं है, भाई बहनों के मुहाफ़िज़ होते हैं। मेरे बच्चे, मजबूरी मेरी नूरी को बाजार में भेज रही है। खुदा के बाद तू ही इसका मुहाफ़िज़ है। और बाबू खान ने कहा था, तुम फिक्र मत करो अब्बा, तुम्हारी नूरी को कोई बुरी आंख से नहीं देख सकेगा। और ऐसा ही हुआ। बाबू खान ने मेरी हिफाजत की, उसने अपना कौल निभाया, कोई मेरी तरफ बुरी आंख से ना देख सका। लेकिन खुद बाबू खान ने अपने लिए वादा नहीं किया था। मैं खामोश रहा। सितम रसीदा लड़की को किसी बात का फौरी यकीन दिलाना मुश्किल था। अब सिर्फ अमल की जरूरत थी और मैंने तहैया कर लिया कि अब उससे खुद
पर यकीन करने की दरख्वास्त नहीं करूंगा ता वक्ते कि वो खुद मुझे भैया ना कहे। चुनाचा मैंने जीप की रफ्तार तेज कर दी और थोड़ी देर के बाद हम उस मकाम पर पहुंच गए जहां बाबू खान कल के सीन को दोहराने के लिए तैयार था। उसे रोशीला को अगवा करना था। रोशीला ने भी तालूत का पीछा छोड़ दिया। तालूत उस जीप से उतरकर मेरी जीप में आ गया। ये नूरी है? मैंने उस पूछा। हाँ ये नूरी है, उसने सर्द लहजे में कहा। क्या सेठ ने इसे नौकरी से जवाब दे दिया? हाँ खूब। फिर अब तुमने इससे इसका क्या इरादा मालूम किया? इसका कोई इरादा नहीं है, लेकिन अब हम सेठ से उसे रख लेने की सिफारिश नहीं करेंगे। इसकी ज़रूरत भी क्या है, हम खुद भी तो अपना दफ्तर कायम करना है। नूरी तुम्हारी तालीम क्या है? 9वीं क्लास तक पास हूँ सेठ साहब, नूरी ने जवाब दिया। सेठ साहब? तालूत ने हैरत से मेरी तरफ देखा। हाँ राणा साहब, नूरी हमें सेठ के अलावा कोई दर्जा देने को तैयार नहीं। बहरहाल यही सही, हम इसे इसकी मर्जी के खिलाफ मजबूर नहीं करेंगे। बहरहाल नूरी, क्या तुम हमारे पास काम करना मंजूर करोगी? सुनो, हमें अपना दफ्तर कायम करना है, तुम उसकी देखभाल करोगी। मेरा ख्याल है तुम इस काम के लिए मौजू हो। दुआएं देंगू सेठ साहब, पूरे मेहनत से काम करूंगी। नूरी ने शुक्रगुजार निगाहों से हमें देखते हुए कहा। बस ठीक है, आज से तुम हमारी साथी बन गई। फिक्र मत करो, तुम्हें मुनासिब तनख्वाह मिलेगी। दफ्तर का काम जब से शुरू हो, तुम्हारी तनख्वाह वगैरह आज से ही शुरू हो गई है। नूरी की निगाहें आसमान की तरफ उठ गईं। मुझे उस मजलूम लड़की पर बहुत तरस आया। बाबू खान के बारे में क्या ख्याल है? तालूत ने पूछा। उसकी सजा लाजमी है, मैंने जवाब दिया। ओके, तालूत ने गर्दन हिलाई। फिर नूरी की तरफ देखकर बोला, उसने तुम्हारी बेइज्जती की थी नूरी। किसकी मजाल है जो हमारे किसी साथी की बेइज्जती कर जाए? बस तमाशा देखो। लेकिन हमारी पहली हदायत है कि हमें हमारी तमाम बातें राज में रहेंगी। मैं इस हदायत को याद रखूंगी सेठ साहब। दूसरी हदायत ये है कि हम दोनों में से किसी को सेठ ना कहो। ये गोलड़ भाई हैं और मैं राणा अजीजुद्दीन। तुम मुझे राणा और इन्हें गोलड़ क्या होगी? तालूत ने मुस्कुराते हुए कहा। गोलड़ भाई? मैंने दांत पीस कर कहा। हाँ, सूरत हाल चौंका संगीन है, इसलिए गोलड़ भाई ही सही। तालूत हंसते हुए बोला। मैंने खुद ही अपनी मट्टी पलीत की थी, इसलिए खामोश रहने के अलावा और क्या कर सकता था। वैसे तालूत का ख्याल था कि शायद लड़की मुझे पसंद आ गई है, लेकिन अब उसे सूरत हाल का सही अंदाजा हो गया था। दूसरी तरफ बाबू खान घोड़े पर सवार हो गया। कैमरा तैयार था। क्लिपर बॉय क्लिप दे रहे थे और फिर कैमरा स्टार्ट हो गया। बाबू खान ने घोड़े को दौड़ाया, लेकिन ना जाने किस तरह घोड़ा ना दौड़ सका। उसकी दुम खड़ी हो गई थी। ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने मजबूती से उसकी दुम पकड़ रखी हो। बाबू खान ने उसे 2-3 हाथ मारे। घोड़ा बदहवास हो गया। कट! अब्दुल भाई चीखा। ए बाबू खान, क्या करता पड़ा है? घोड़ा दौड़ाओ। नहीं दौड़ रहा अब्दुल भाई, साला अड़ी कर रहा है। अरे तुम्हारे बाप ने भी कभी घोड़ा दौड़ाया है? साला फुलम खराब करता पड़ा है। होशियारी से काम करो यार, काय को हमारा कबाड़ा करता पड़ा है, रुई वाला ने वसीले अंदाज में कहा। इस बार ठीक होगा सेठ, बाबू खान ने कहा और घोड़े को 2-3 चक्कर दिए। घोड़ा फार्म में आ गया था और फिर उसे मुनासिब और मुंतखब जगह खड़ा कर दिया गया। क्लिप दिया गया और कैमरा स्टार्ट हो गया। बाबू खान ने घोड़े को एड़ लगाई और इस बार घोड़ा बुरी तरह उछलकर भागा। बाबू खान के वहमो गुमान में भी नहीं था कि इस घोड़ा इस तरह बदक जाएगा। वो घोड़े को काबू करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन घोड़ा सीधा रोशीला की तरफ लपका। लेकिन रोशीला समझ गई थी कि वो बाबू खान के कंट्रोल से बाहर है, इसलिए वो चीखकर एक तरफ भाग उठी और घोड़ा उछलता कूदता आगे बढ़ गया। वो दोनों पांव पर खड़ा हो गया और बाबू खान उसकी पुश्त से फिसल पड़ा, लेकिन वो एकदम खड़ा हो गया था और सेठ रुई वाला बुरी तरह दांत पीस रहा था। इसमें मेरा क्या कसूर है सेठ? घोड़ा अड़ी कर रहा है, बाबू खान ने बेचारगी से कहा। काय को बूम मारता है यार, तेरे को घोड़े का सवारी नहीं आता। माँ कसम, हमारा मगज फिर गया था जो हमने तेरे को कास्ट किया, रुई वाला ने कहा। ए बाबू खान, क्या करता है यार, तू तो बिल्कुल अनाड़ी हो गया, अब्दुल भाई ने कहा। गर्द चारों तरफ से बाबू खान पर मलामत होने लगी। फिर बाबू खान की दरख्वास्त पर घोड़ा बदल दिया गया। हमारे तनुमंद घोड़ों के बारे में कुछ कहने की वो हिम्मत भी नहीं कर सकते थे। खुद बाबू खान उन घोड़ों पर सवार होने की हिम्मत नहीं कर सकता था। दूसरे घोड़े को काफी दूर तक दौड़ाकर चेक कर लिया गया, ये बिल्कुल फार्म में था। एक बार फिर बाबू खान ने हिम्मत की और घोड़े पर सवार हो गया।
आखिरी चेकिंग के बाद घोड़े को फिर दौड़ाया गया, लेकिन जो ही बाबू खान ने घोड़े को एड़ लगाई, घोड़ा अल्फ हो गया। बाबू खान इस बार बुरी तरह गिरा था। ओ बाबू खान, ओए गधे की औलाद, ये साठ नहीं करा सकता, तेरे बस का बात नहीं। अब्दुल भाई, यार क्या सुखरी हुआ पतोता पड़ा है। बाबू खान, तुमने कास्ट किया था सेठ, मेरा मर्जी नहीं था। अरे तुम्हारे को क्या मालूम था यार, ये साला हिजड़े की औलाद है। अपन अब क्या करेगा सेठ, अब्दुल ने परेशानी से कहा। सीन चेंज करना पड़ेगा, अगर मगर काफी खराब हो जाएंगे, अब्दुल भाई ने कहा। वो लोग बकवास कर रहे थे। तब तालुत ने नूरी के कान में कहा, अगर ये तुमसे माफी मांग ले तो सीन हो सकता है। नूरी ने हैरत से उसे देखा, लेकिन कुछ बोली नहीं। तब तालुत ने कहा, इजाजत दो आरफ, तो मैं ये सीन फिल्मा दूं। हाँ, इस बाबू खान को इस फिल्म से निकलना चाहिए, अभी लो, तालुत ने कहा और आगे बढ़ गया। कैसा घटिया आदमी से काम ले रहे हो सेठ, ये कैसे चल सकेगा, इस तरह तो फिल्म खराब हो जाएगा। मैं भी ऐसा ही बोलता राणा साहब। ए अब्दुल भाई, इस साले बाबू खान का एग्रीमेंट कैंसिल करो यार, ये अपने पास नहीं चलेगा, निकालो यार इसे, अभी इसका थोड़ा काम हुआ है, अगर ज्यादा होता तो हम फंस जाता। ऐसी बात नहीं है सेठ साहब, तुम्हारे घोड़े ही खराब हैं, बाबू खान ने कहा। मेरा घोड़ा ले लो बाबू खान, तालुत बोला। वो बहुत ऊंचा है, बाबू खान ने घबरा कर कहा। आय हाय, एक ऊंचा है एक नीचा है। अबे मैं बोलता तुम्हारा खोदा ऊंचा नीचा है। नहीं चलेगा बाबू खान, तुम इस फिल्म में नहीं चलेगा, तुम्हारे लिए हम अपने फिल्म को डब्बे में बंद नहीं करेगा। अब्दुल भाई, मैं बोला तुम इसका एग्रीमेंट कैंसिल करो। ठीक है सेठ, मगर इस सीन का क्या होगा, बड़ा नुकसान होएगा। इसे बर्दाश्त करेगा भाई, फिर क्या बोले, शेर ने पेशानी पर हाथ मारते हुए कहा। मैं ये शाट दे सकता हूँ सेठ, तालुत ने कहा। आप देंगे राणा साहब, सेठ का मुंह हैरत से खुल गया। बाई गॉड, ऐसा हो जाए तो फिल्म एकदम आसमान पर उड़ जाएगा, अब्दुल भाई जोश से बोला। ठीक है, तैयारी करो, मेरा चेहरा कैमरे के सामने मत लाना, तालुत ने कहा। और इस बार नए जोशो खरोश से कैमरा तैयार होने लगा। फिर तालुत ने बाबू खान का उतारा हुआ लिबास पहना, जो इसके जिस्म पर काफी हद तक ठीक था। रोशीला भी खुश हो गई। तालुत का बुलंदोबाला घोड़ा लाया गया और तालुत बड़ी शान से उस पर सवार हुआ। क्लिप दिया गया। अब्दुल भाई ने तालुत को हदायत दी और फिर कैमरा चल पड़ा। तालुत ने घोड़ा दौड़ाया, बिलाशुबा वो बेहद शानदार लग रहा था। कैमरा सिर्फ घोड़े और उसके जिस्म को एक्सपोज कर रहा था। दूसरे लम्हे वो झुका और उसने रोशीला के कमर में हाथ डालकर उसे उठा लिया। कई गज दूर जाने के बाद उसने रोशीला को घोड़े पर बिठाया था। चारों तरफ से तालियां बज उठी। एक तो सीन बहुत उम्दा हुआ था, ऊपर से राणा साहब की हसीयत, चारों तरफ से वाह वाह हो रही थी। सिर्फ बाबू खान था जो खूब जलील हुआ था। सीन हो गया था, इसलिए वहां से वापसी हो गई और फिर फौरी तौर पर रवानगी की तैयारियां होने लगी। नूरी बदस्तूर हमारे साथ थी। बाबू खान या सेठ ने उससे कुछ नहीं कहा। बाबू खान की पोजीशन तो खराब हो चुकी थी, अब वो क्या बोलता, खुद उसकी हैसियत खतरे में थी। दूसरी बात यह कि सेठ और दूसरे लोगों ने महसूस कर लिया था कि नूरी को हमने खास तौर पर लिफ्ट दी है, इसलिए अब वो नूरी की तरफ आंख भी नहीं उठा सकता था। अलबत्ता नूरी बिल्कुल खामोश थी, वो हम लोगों में अपनी सही हसीयत जानना चाहती थी। इस इलाके की शूटिंग मुकम्मल हो चुकी थी, इसलिए सेठ ने हमसे वापसी के बारे में मशवरा किया। ठीक है, हम तो सैर को निकले हैं, तुम्हारे साथ ही चलेंगे सेठ। माँ कसम, मेरे को बहुत खुशी होगा राणा साहब, सेठ ने कहा। राणा साहब का ख्याल है सेठ कि खुद अपनी फिल्म कंपनी कायम की जाए, सब कुछ तुम्हारी मर्जी से होगा। बहुत अच्छी बात है, हम हेल्प करूंगा, रूई वाला ने कहा। और फिर वापसी की तैयारियां मुकम्मल हो गईं और हम फिल्म मरकज की तरफ चल पड़े। सफर तवील था लेकिन दिलचस्प रहा। बाबू खान को अभी तक किसी ने मुंह नहीं लगाया, वो दिल ही दिल में कलस रहा था लेकिन मजबूर था। बल आखिर दिन और रात का तवील सफर करके हम लोग फिल्म मरकज पहुंच गए। इससे कबल भी एक बार उस शहर में आने का इत्तफाक हुआ था, लेकिन उस वक्त हैसियत कुछ और थी और आज इस शहर में दाखिला बड़े करूफर से हुआ था। सेठ रूई वाला ने हमें अपनी शानदार कोठी में ठहराया और पूरी तरह हमारी खातिर मदारत में मसरूफ हो गया। नूरी अभी तक हमारे साथ थी। हमारे लिए किसी उम्दा सी कोठी का बंदोबस्त करो सेठ, अभी हम कुछ दिन यहाँ कयाम करेंगे। मेरी कई कोठियाँ हैं राणा साहब, जो आप पसंद करेंगे हम उसमें भेज देंगे। ठीक है, हम कोठी खरीदना चाहते हैं, आप उनमें से कोई फरोख्त करना चाहें तो हमें दे दें। जैसा आपका हुक्म राणा साहब, सेठ ने कहा।
आज आप हमारा मेहमान बने, कल हम आपको कोठी दिखा देंगे। और हमने मंजूर कर लिया। नूरी खामोश बैठी रही। फिर सेठ ने हमसे इजाजत लेकर चला गया। तब तालूत नूरी की तरफ मतवज्जा हुआ। हाँ तो नूरी खानम, अब आप बताइए, आपका क्या हुक्म है? मैं क्या हुक्म दे सकती हूँ राणा साहब? शुक्र है तुमने सेठ से जाना तो कहा, तालूत मुस्कुराते हुए बोला। वैसे जब तुमने इतनी लिफ्ट दी है तो हमारी हिम्मत कुछ और भी बढ़ गई। क्या हम एक फरमाइश कर सकते हैं? हुक्म दे राणा साहब। तब फिर आज रात का खाना तुम्हारे यहाँ, तुम्हारे हाथ का पका हुआ खाएंगे, तालूत ने कहा। और नूरी चौंक पड़ी। वो हमारी तरफ देखती रही। फिर एक फीकी सी मुस्कुराहट उसके होंठों पर फैल गई। मैं हाजिर हूँ राणा साहब। आप नूरी की हैसियत के बारे में किसी गलतफहमी में मुब्तला हैं। आप चौंका फिल्म लाइन से वाकिफ नहीं। एक्स्ट्रा लड़की फिल्म इंडस्ट्री की सबसे घटिया सनफ होती है। बहरहाल मैं हाजिर हूँ। आपको मेरी हकीकत भी मालूम हो जाएगी। तब आप अपने फैसले, अपनी हमदर्दी पर नजरसानी करें। हाँ ये ठीक है, तालूत ने कहा। तब मुझे इजाजत दें ताकि मैं जाकर कुछ तैयारियां कर लूं। जाओ नूरी, तालूत ने कहा। और नूरी ने उठकर मेरी तरफ देखा। आप मुझसे नाराज हैं सेक्रेटरी साहब? हाँ, मैंने मुंह फैलाकर जवाब दिया। काश मैं आपको खुश कर सकती, उसने धीमी आवाज में कहा और सर झुकाए बाहर निकल गई। मैं और तालूत एक दूसरे की शक्ल देखने लगे, लेकिन उसी वक्त हमें बाहर से सेठ की आवाज सुनाई दी। ए नूरी, तुम किधर जाता पड़ा? घर जा रही हूँ सेठ साहब, नूरी की आवाज उभरी। सेठ लोग ने छोड़ दिया? हाँ, उसे मैं तो समझा कि वो लोग तुमको पसंद कर लिया। कोशिश करो नूरी कि इन लोगों को फांस लो, तुम्हारा मुकद्दर खुल जाएगा। कोशिश करूंगी सेठ साहब। एक दरख्वास्त है। दरखास्त वरखास्त इस वक्त नहीं चलेगा बाबा। कल तुम दफ्तर से अपना हिसाब ले लेना। हम तो खुश है, हमारा जान छूटा, वरना एक्स्ट्रा लोग कौन मुलाजम रखता है। काम करो, पैसा लो। साला बाबू खान तुम्हारी सिफारिश बोला, अब वो मना करता है। ठीक है, मुझे 10 रुपए दे दे सेठ साहब, कल हिसाब में काट लें। अरे दमड़ी नहीं है बाबा, तुम लोग का तो आदत खराब होता है। लो ये 2 रुपए रख लो, बाकी कल हिसाब कर लेना। शुक्रिया सेठ साहब, नूरी की आवाज सुनाई दी और फिर कदमों की चाप। वो आगे बढ़ गई। सेठ कमरे में दाखिल हो गया। चाय मैं तैयार है राणा साहब, हमें खिदमत का मौका दो, आओ। और हम उठ खड़े हुए। चाय के दौरान तालूत ने सेठ साहब से रोशीला के बारे में पूछा। ओह मिस रोशीला तो चला गया। जाते वक्त वो हमसे बोला था, सेठ साहब राणा साहब का ख्याल रखना, हम टेलीफोन करेंगे, पर अभी तक उसका फोन नहीं आया। अरे ये नूरी कहाँ रहती है सेठ साहब? अरे वो एक्स्ट्रा है बाबा। ये एक्स्ट्रा लोग एकदम फटेबाज होता पड़ा। इन लोगों को ज्यादा मुंह मत लगाओ, हम तुम्हारे को मशवरा बोलता। वो कहाँ रहती है रुई वाला? तालूत ने कहा। अरे मारे को नहीं मालूम, अब्दुल भाई जानता पड़ा। अब्दुल भाई कहाँ है? वो भी चला गया, पर अब बोलेगा कि हम उसे फोन करके बुला लेंगे। आप हमारा मशवरा मानो। हम मैंने आपको बहुत से मशवरे मान लिए सेठ साहब। रुपए पैसे की परवाह ना करें, 2-4 करोड़ भी लगाने पड़े तो हम लगा देंगे। आप अपना फिल्म तैयार करें और हमें मशवरे देते रहें। गुलाम हूँ जी, सेठ साहब खुशी से हाथ मलते हुए बोले। अब्दुल भाई को टेलीफोन करके बुला दें। अच्छा जी, चाय के बाद बुलानेगा। और चाय के बाद अब्दुल भाई फोन करके बुलाया गया। हम उसे लेकर एक कमरे में आ गए। कमरे का दरवाजा बंद कर दिया गया। अब्दुल भाई बड़ी उम्मीद भरी नजरों से हमें देख रहा था। अब्दुल भाई, आप तो फिल्म लाइन से पूरी तरह वाकिफ हैं। पूरी उम्र गुजरी है साहब, बहुत ही हिट फिल्में बनाई हैं। ये सेठ किस किस्म का आदमी है? तालूत ने पूछा। और अब्दुल भाई सर खुजाने लगा। फिर किन अखियों से हमें देखते हुए बोला, बुरा आदमी नहीं है जी, बस जरा लालची है, पैसे पर जान देता है। आप उससे लिखत पढ़त जरूर कर लो, ये दोस्ताना मशवरा है, वरना लफड़ा भी हो सकता है। मेरी मानो राणा साहब, आप तो अपनी फिल्म कंपनी अलग बनाओ। अब्दुल भाई का जान हाजिर है, नाम पैदा करूंगा खुदा कसम। तुम वाकई अच्छे आदमी मालूम होते हो अब्दुल भाई, हम तुम्हारा मशवरा मानेंगे। सबसे पहले हमें कोठी का बंदोबस्त करना है, फिर एक उम्दा सा ऑफिस बनाना है। क्या तुम ये काम कर सकते हो? क्या नहीं कर सकता तुम्हारा अब्दुल भाई राणा साहब, खुदा कसम ऐसा ऑफिस, ऐसी कोठी दिलाएंगे, खलास हो जाएंगे। हमारा कई जानने वाला ब्रोकर है, हम कल ही उनसे बात करके आपके वास्ते दोनों चीजें तलाश कराएंगे। ठीक है अब्दुल भाई, तुम ये 10,000 रुपए रख लो और हमारे लिए काम करो। ऐसा करते हैं कि अपनी तरफ से हम तुम्हें मैनेजर मुकर्रर कर देंगे, तुम ही हमारे लिए काम करो। तालूत ने जेबों से नोटों की एक गुड्डी निकालकर अब्दुल भाई को देते हुए कहा।
और अब्दुल भाई के हाथ कांपने लगे। बहरहाल उन्होंने गुड्डी जेब में रख ली। ये नूरी कहाँ है रहती है अब्दुल भाई? बल आखिर तालूत मतलब की बात पर आ गया। नूरी जी वो एक्स्ट्रा, हाँ वो एक्स्ट्रा शाहपुर कॉलोनी के एक मकान में रहती है। तुम वह मकान जानते हो? हाँ जी, हम अक्सर उधर जाता पड़ा। उसे बाबू खान लाया था। विलन बनने से पहले वो एक्स्ट्रा सप्लायर था। ठीक है अब्दुल भाई, अब चौंका तुम हमारे मैनेजर भी बन गए हो, इसलिए हम तुमसे काम भी ले सकते हैं। शाम को हमें शाहपुर कॉलोनी में नूरी के मकान पर पहुंचा देना। जैसा आप बोलेंगा सेठ, अब्दुल भाई ने गर्दन हिलाते हुए कहा और फिर आंख दबाकर बोला, अपन अगर आप हमें बोलेंगा सेठ तो एक से एक फर्स्ट क्लास छोकरी इधर आकर नाक रगड़ेगा। नूरी का क्या बात है, हमें नूरी पसंद है। बस अब तुम जा सकते हो। शाम को 6 बजे हम पहुंच जाएंगे, अब्दुल भाई ने कहा और बाहर निकल गया। उसके जाने के बाद तालूत ने एक गहरी सांस ली और कुश्ती की पुष्ट से टेक लगाते हुए बोला, बिलाशुबा ये एक उम्दा अजायब घर है जहां बड़ी बड़ी नादरे रोजगार चीजें मौजूद हैं। सेठ रूई वाला जिसकी कई कोठियां हैं, लेकिन वो अपनी फिल्म नहीं मुकम्मल कर सकता। अब्दुल भाई फिल्म डायरेक्टर, लेकिन वो लड़कियां तक सप्लाई करता है। बाबू खान विलन, मिस रोशीला और उनकी नानी, ये तो नमूना है तालूत, जहां तुम्हें बड़े बड़े अजूबे मिलेंगे। अभी जरा आपस कायम हो जाने दो, फिर देखो। दिलचस्प माहौल है, मुझे यकीन है यहाँ बहुत उम्दा वक्त गुजरेगा। यकीनन। फिलहाल मिस रसीला के बारे में क्या ख्याल है? वो हैरत अंगेज तौर पर गायब हो गई, लेकिन अब मुझे उसकी परवाह नहीं। वक्ती तौर पर मुतासर हो गया था। खूब, तुम्हारी ये बात पसंद आई। वैसे इस लाइन में नूरी जैसी लड़कियां भी मौजूद हैं। मैं उस लड़की के बारे में बहुत संजीदगी से सोच रहा हूँ, मैंने कहा। नूरी जैसी लड़की के लिए जान भी हाजिर है मेरे दोस्त। हमारे दिलचस्प तफरीहात में अगर कुछ लोगों की परेशानियां दूर हो जाएं तो क्या हर्ज है। बिलाशुबा ये दौर मेरी जिंदगी का यादगार दौर है। मैं तुम्हारी इस दुनिया से बहुत मुतासर हूँ आरफ। यहाँ दुख और खुशियाँ मिली जुली नजर आती हैं, लेकिन जिंदगी के लिए बेशुमार हंगामे मुहैया हैं। कम अज कम यहाँ से इंसान उकता नहीं सकता। मैं यहाँ से जाने के बारे में सोच कर ही खौफजदा हो जाता हूँ। हाँ तालूत, अगर गौर करो तो कुदरत ने इस दुनिया को यकसानियत ना बख्श कर इसमें जिंदगी रवा दवा कर दी है, वरना सकूत होता, लोग मुर्दा दिल होते और फिर यहाँ जिंदगी गुजारना बेहद मुश्किल हो जाता। यकीनन मैं मुत्तफिक हूँ। बहरसूरत इस दुनिया, अजनबी दुनिया में बहुत से काम हमारे खास तौर से मेरी समझ से बाहर हैं।